नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। पामारोजा की खेती है किसानों के लिए लाभकारी। बतख पालन है किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया। पामारोजा एक सुगंधित घास है। पामारोजा की खेती तेल के लिए की जाती है। इसकी खेती के लिए ज्यादा पानी और खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सूखे वाले क्षेत्रों में पामारोजा की खेती करके पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। तो पामारोजा की खेती किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। जैसा कि पामारोजा औषधीय और सुगंधित फसल है, जिससे प्राप्त तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाने और गंध उद्योग में किया जाता है। इसीलिए इसके तेल की बाजार में अच्छी मांग है। देखिए, पामारोजा पूरी तरह से कम पानी चाहने वाले क्षेत्रों में और वर्षा पर आधारित फसल है। इसके दो तरीके से प्लांटिंग की जाती है, एक तो बीज के द्वारा सीधी बुवाई करके और दूसरा नर्सरी बनाकर ट्रांसप्लांटिंग द्वारा। किसान भाइयों, इसकी नर्सरी तैयार करके रोपाई करना उचित रहता है, लेकिन यदि इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी में बीज बुआई करके रोपाई करने में काफी देरी होगी। इसलिए नर्सरी तैयार नहीं कर पाए हैं तो इस समय सीधे खेत में ही बुआई करें। जहां तक बीज की मात्रा की बात है तो 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन बीज काफी बारीक होता है। इसलिए अच्छा होगा कि 2 किलोग्राम बीज में 15 से 20 किलोग्राम बारीक मिट्टी मिलाकर बुआई करें। जिन किसानों ने नर्सरी तैयार किया है वे रोपाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए विस्तार से जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा और पहले का बता दूं कि नर्सरी अगर पामारोजा की डाली है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये ध्यान रखिएगा कि नर्सरी के समय पामारोजा में, क्योंकि बीड भी उसी प्रकार का निकलता है और पौधा 3 से 4 दिन में बाहर आ जाता है, तो आप एक कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इसमें ये पौधा है कि खरपतवार है। और कुछ गलतियां किसान ये करते थे, खरपतवार समझ के पौधे को निकाल देते हैं, तो ये इसमें ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद जब पौधा आपका 45 से 40 दिन का हो जाए तो उसको खेत में वही आपका 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, लाइन टू लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 45 सेंटीमीटर दूरी पर लगा देना चाहिए। अब ये ट्रांसप्लांटिंग का मेथड है। और नर्सरी सीधी बुवाई में सीड डालकर भी आप बरसात के समय कर सकते हो, जो कि लेकिन ध्यान रखना कि बीज बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गहराई पे वो निकलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा उसमें ध्यान रखने की, जैसे ही बीज अगर अंकुरित कर गया है तो एक थिनिंग प्रक्रिया जरूर उसमें करनी पड़ेगी, जो कि दूरी मेंटेन करने के लिए पामारोजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पामारोजा कम से कम आपके हिसाब से 4 मीटर के आसपास हो जाता है, तो इसके हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है। तो 4 मीटर का मतलब की ऊंचाई वाला पौधा अगर हो जाएगा तो उसकी दूरी भी प्रॉपर होना जरूरी है। तो 45 से 60 सेंटीमीटर तक की दूरी मृदा के आधार पर रखी जाती है, तो उसमें आपको थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांसप्लांटिंग से लगाया है उसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे अगर मर गए तो तुरंत गैप फिलिंग करें। गैप फिलिंग करना अति आवश्यक है। रासायनिक उर्वरकों में खेत की तैयारी के समय 110 किलोग्राम डीएपी और 70 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। अगर मिट्टी अधिक उपजाऊ है तो उर्वरकों की मात्रा कम कर दें या ऐसी मृदाओं में गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग
ना करें। इसमें जब ग्रासी फसल है तो इसमें नाइट्रोजन की अधिकता रखेंगे तो ये जितनी जल्दी हर बार जितनी कटाई होगी, कटाई के समय या बरसात के बाद जैसे टिलरिंग स्टेज हो रही है अभी पामारोजा में, कल्ले निकल रहे हैं, इस स्टेज में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है क्योंकि जितना घने होगा पौधा उतना ही बढ़ेगा। तो उस समय खाद देना बहुत ज़रूरी है। आपका जो कम से कम 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि 150 केजी को पर 3 बार में डालते हैं हम लोग, तो ये हर बार जो है एक ड्रॉप ड्रेसिंग डालना अभी ज़रूरी है क्योंकि बरसात के टाइम में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। तो उस स्थिति में इसको डालना बहुत ज़रूरी है टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, जिससे इसकी बढ़वार में मदद मिले। और स्टार्टिंग के पौधों में जैसा मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में फसल को मजबूती देना बहुत ज़रूरी है, तो निकाई गुड़ाई खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जब पौधा चल जाता है तो उसके बाद फिर ये पौधा अपने आप ही खेत फसल को भर लेगा। ये पेरेनियल चलने वाली फसल है और साल में आराम से 3 से 4 बार इसको काटा जा सकता है। मोस्टली तो ये फसल नहीं मरती है, लेकिन असिंचित क्षेत्रों में जहाँ पानी कम होता है वहाँ इस फसल की थोड़ी सी मरने की संभावना रहती है। तो कुछ बातें वहाँ यहाँ ध्यान रखने की हैं कि पूरी फसल की मैच्योरिटी होने पर ना काटा जाए, उससे पहले ही फसल को काट लिया जाए, क्योंकि बीज अगर बनने तक पूरा काटेंगे तो उसमें मरने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो हर बार आपको फिर नर्सरी बना के पौधे रोपने पड़ेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कम मैच्योर पे ही काट लें, जिससे तेल की मात्रा भी अच्छी आती है और आपके तेल का जो प्रति एनुअल एवरेज लेंगे तो वो उससे अधिक आएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। बतख पालन रोजगार का बेहतर जरिया है। इसे वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए तो खुद के साथ साथ कई और लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। तो किस प्रकार से लाभकारी है बतख पालन और इसे किसान कैसे अपनाएं? तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RM मिश्रा से। अगर हम बात करें कि बतख पालन से किसान किस तरह से व्यवसायी बन सकते हैं, तो उसमें 2-3 तरीके हैं जिससे बतख पालन कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। पहला, वो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ बतख पालन कर सकते हैं। वह समेकित कृषि में बतख पालन को अपना सकते हैं। वह धान की खेती के साथ बतख पालन कर सकते हैं एवं समेकित पशुपालन में मछली सह बतख पालन अपना सकते हैं। अगर हम बात करें कि सफल बतख पालन के क्या क्या आयाम होंगे, क्या क्या तरीके होंगे, तो मैं सर्वप्रथम किसान भाइयों को अनुरोध करूंगा कि वह अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण करें और बतख के बाज़ार व्यवस्था का पहले सुनिश्चित करें कि उनके बतख किस लिए वो पालने जा रहे हैं। क्या बतख के अंडे की अधिक वहाँ पे डिमांड है, क्या बतख के मांस का वहाँ पे डिमांड है, या दोनों मांस एवं अंडा दोनों का डिमांड है। अब इस सर्वेक्षण के बाद वो निश्चित करें कि उनके पास अब संसाधन क्या है। किसान अगर समझते हैं कि उनके पास बतख पालन के पर्याप्त संसाधन हैं एवं बाज़ार है, तो बेझिझक हमारे किसान भाई बतख पालन को व्यवसायी रूप दे सकते हैं। अब किसान बतख पालन करें तो किस बतख के प्रजाति को रखें, तो इसमें सभी जानते हैं कि अंडा उत्पादन के लिए हमारे देश में खाकी कैम्बेल जो नस्ल है, यह एक तरह से हमारे देश का ही नस्ल बन चुका है। सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनसे संपर्क करके खाकी कैम्बेल बतख के चूजे या बढ़ते हुए बच्चे जो नर्सरी से बढ़ चुके हैं उनको लेकर बतख पालन किया जा सकता है। किसान भाइयों, अक्सर बतख तालाब में अधिक रहती हैं।
ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बत्तखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। इसके साथ ही और कौन से जरूरी प्रबंधनों को अपनाना है, आइए जानते हैं। बत्तख पालन में जो आवास और उसके रखरखाव की व्यवस्था है वो कम खर्चीला है। हम जानते हैं कि बत्तख जलीय पक्षी है, लेकिन यह धारणा हमारी पूर्ण रूप से सही नहीं है। बत्तख को जल पसंद है, लेकिन बत्तख बिना तालाब, बिना पोखर के भी पालन किए जा सकते हैं। और ख़ास करके जो चूजा पालन है उसे आप बिल्कुल ही पानी, तालाब में अपने बत्तख बच्चों को जाने न दें। प्रथम महीना या जाड़े का दिन है तो प्रथम 2 महीने उसको बिल्कुल पानी में भीगने से बचाएं। किसान भाइयों, बत्तखों का अच्छा विकास हो और इनसे अधिक अंडा उत्पादन हो सके, इसके लिए उनका संतुलित आहार प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आहार प्रबंधन में लापरवाही करने पर बत्तखों का विकास तो बाधित होता ही है, साथ ही घातक रोगों की चपेट में आ जाने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप इनका आहार प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। तो छोटे चूजों का जब पालन करें तो उसको 3 से 4 बार दिन में खाना दें, भोजन दें, ताकि छोटे पेट वाले जो बत्तख हैं वह समय समय पे भूखे होंगे। वो उनको समय समय पे कम मात्रा में भोजन अगर आप देते रहेंगे तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा, उनका शारीरिक तापक्रम मेंटेन रहेगा। और पानी के बर्तन जो प्रयोग करें वह सिर्फ उतने ही गहरे हों कि वो बत्तख का बच्चा अपना चोंच है और सर है बस उतना ही डुबा सके। जैसे बत्तख बड़े होंगे, उनके पंख निकलेंगे, तो आप धीरे धीरे बत्तख को बाहर छोड़ सकते हैं। तालाबों में या छोटे छोटे जलाशयों में भी आप छोड़ सकते हैं, उससे उनका शरीर और अच्छा विकसित होगा। किसान भाइयों, वैसे तो बत्तखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बत्तखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। जब आहार की बात होगी तो उसमें यह ध्यान देने की बात है कि आहार एकदम फ्रेश आहार का वो व्यवहार करें, क्योंकि फफूंद जनित आहार से देखा गया है कि बत्तख में एफ्लाटॉक्सिकोसिस नाम की जो एक बीमारी है उससे संक्रमित हो जाते हैं और महामारी का रूप ले सकता है। तो हमेशा यह ध्यान दें कि फफूंद रहित आहार से ही अपने बत्तख का पालन करें, आहार की व्यवस्था करें। उसके बाद अगर रोग से बचाव की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। किसान कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ संक्रमण से क्षति हो सकती है, तो मेरा यह उनको सुझाव होगा कि पहले महीने में उन्हें डक कॉलेरा वैक्सीन अवश्य दें और दूसरे महीने में यानी कि 8 से 12 सप्ताह की उम्र में उनको डक प्लेग वैक्सीन या डक प्लेग का टीका अवश्य लगवाएं। अगर इन छोटी छोटी बातों को हमारे बत्तख पालक ध्यान देते हैं, उनका प्रबंधन दुरुस्त करते हैं, उनके रख रखाव का समुचित ख्याल रखते हैं, रोग बीमारी से बचाव के सारे आयाम को फॉलो करते हैं, तो उन्हें बत्तख पालन से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश की बहुत सारी भूमि लवणीय है और ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपायों को अपनाना होगा। तभी इस तरह की भूमि पर अलग अलग फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो किस तरह से बनाए इस भूमि को खेती योग्य? भारत कल कल बहती हुई सदा नीरा नदियों का देश है। भारतीय जनजीवन के तार नदियों के साथ गहराई से गुंथे हुए हैं। अन्न उत्पादन की बात हो या ग्रामीण जनता के सामाजिक आर्थिक उद्धार की,
बाढ़ नियंत्रण की बात हो या फिर ऊर्जा उत्पादन की, हमने सदैव नदियों की ओर ही देखा है। ये जानते हुए कि भारत की अन्न समस्या का समाधान सिंचाई सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, अनेक विशाल नदी परियोजनाओं के द्वारा नदियों के जल की धारा को प्यासे गांवों की तरफ मोड़ा गया। आधुनिक मंदिर कही जाने वाली ये परियोजनाएं हमारी सराहनीय उपलब्धियां हैं। देश को इनसे अत्यधिक लाभ भी हुआ है। लेकिन मिठास के साथ कुछ खटास आ ही जाती है। जहां इन परियोजनाओं से फसल उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है, वहीं कुछ क्षेत्रों में हमारे अनुभव अच्छे सिद्ध नहीं हुए। परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में जल भराव एवं लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के कारण फसलों की बढ़ी उत्पादकता टिकाऊ साबित नहीं हो सकी। नहरों द्वारा सिंचाई का एक अपरिहार्य परिणाम है जल स्तर का ऊपर उठना। वैसे तो ये समस्या नई एवं पुरानी दोनों ही नहरों के कमान क्षेत्रों में पाई जाती है। जल स्तर ऊपर उठने के कई कारण हैं। नहरों के जाल से पानी का रिसाव, खेतों में जल का अनुचित प्रयोग एवं प्रबंध और अधिक पानी के प्रयोग वाली फसलों की खेती। इनके अलावा जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था और निकास प्रणालियों का समुचित रखरखाव न होने से भी ये समस्या और अधिक जटिल हो गई। उच्च भूजल स्तर और मृदा लवणता के बीच चोली दामन का संबंध है। इसीलिए जल भराव के साथ ही लवणता की समस्या भी उठ खड़ी हुई। अनेक जगहों पर सफेद लोनी लगे बंजर खेत दूर दूर तक दिखाई देने लगे। इसके अलावा आंशिक रूप से मृदा लवणता से ग्रस्त भूमियां भी उत्पादकता पर चोट करती हैं। ये विकार खेत में बड़े बड़े धब्बों के रूप में विकसित होता है। आर्थिक रूप से लाभकारी न होने के कारण किसान ऐसी भूमि पर खेती करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बंजर लवणीय भूमि को नम रेगिस्तान या वेट डेजर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये लवणीय भूमि जो है ये क्यों बन रही हैं हमारे देश में, तो इनका सबसे पहला कारण जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया है, एक तो जरूरत से ज़्यादा जो नहर का पानी और ट्यूबवेल का पानी जो हम फसल में लगाते हैं, तो इस पानी में काफ़ी लवण होते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर लें तो जब हम धान और गेहूं एक फसल चक्र एक साल में लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 1000 किलो लवण लगा देते हैं, जो कि मात्रा बहुत ज़्यादा है और ऐसा कोई अन्य चीज़ नहीं है जो हम खेती में इतना लगाते हैं। और साथ साथ इसकी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो नहरें हैं उनसे जल रिसाव हो रहा है, जो खालें हैं, वाटर कोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, उनसे भी पानी का रिसाव हो रहा है और उससे जो मार्जिनल और हमारा लवणीय जल है, भूजल है, वो ऊपर आ रहा है। और जब यह भूजल आपके 5 फुट पे आ जाता है तो ये जमीन को बहुत ज़्यादा खराब करना शुरू कर देता है। इससे जो हमारी जलग्रस्त लवणीय भूमि बनती है और जब ये कैटेगरी भूमि की बन जाती है तो इसमें फसलों का नुकसान 50% और उससे ज़्यादा होता है। इन जमीनों को ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले इसको रोकने का तरीका है कि कम से कम जल जो फसल को ज़रूरत है, जिसमें उसका उत्पादन ना घटे और अधिक से अधिक उत्पादन मिले, उतना जल हम लगाएं, चाहे वो नहर का हो या आपके ट्यूबवेल का। अपनी भूमि का टेस्ट और पानी का टेस्ट हर 2 साल के अंतराल पर कराते रहें, जिससे उन्हें अपनी भूमि की स्थिति पता रहेगी। मृदा सुधार के अंतर्गत सबसे पहले आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं। उसमें यदि पीएच की स्थिति लवणीय है तो आप खेतों में जल भर दें या पलेवा कर देना चाहिए तथा कुछ दिनों तक खेत में पानी को भरा रहने दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद लवण और क्षार पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो पानी खेत में रह जाता है वो खेत की मृदा में मौजूद लवणों को हटा देता है। इसके बाद जो पानी खेत में भरा रहता है उसको निकाल देना चाहिए। दूसरा ये है कि जो जमीन खराब हो गई है उनके लिए CSSRI ने एक भूमिगत जल निकास प्रौद्योगिकी का विकास किया है और पूरे देश में एवं प्रदेश में ये 71,000 हेक्टेयर भूमि में लगाई जा चुकी है। इससे पाइप का नेटवर्क 5 फुट नीचे जमीन के अंदर बिछा दिया जाता है और जो लवण मिट्टी में होते हैं
बरसात के जल या सिंचाई जल के द्वारा उनको घोलकर इन पाइपों के द्वारा निकाल दिया जाता है और ये खराब जमीन 2 साल में लगभग 80% ठीक हो जाती है और 3 साल में पूरी तरह हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा, जिला कोटा से राम प्रताप सैनी ने। आप सोयाबीन की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राम प्रताप जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आपके सामने सोयाबीन की उन्नत खेती, अधिक उपज पैदावार किस प्रकार से ली जाए उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें। एक JS 9305 है, ये 90 से 95 दिन की फसल है, करीब 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। एक अन्य किस्म है 9560, ये भी 80 से 85 दिन की फसल है, 20 से 25 कुंटल इसकी उपज आती है 1 हेक्टेयर में। किसान भाइयों, और हमारी किस्म है RBS 2001-4, ये करीब 85 से 90 दिन की फसल है। एक किस्म आती है NRC 37, ये 95 से 110 दिन की फसल है। और एक है JS 335, ये करीब अपनी 95 से 100 दिन की फसल है और 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। NRC 7 है, जो करीब 90 से 100 दिन की फसल है और 25 से 35 कुंटल उपज 1 हेक्टेयर में से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार किसान भाई अपने मौसम के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किस्म का चयन करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।